हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियाँ, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। निशा के वेब पर पोस्ट करने के बाद करण ने जल्दी से रीट्वीट किया और थोड़ी देर बाद नंदिता सिंह ने भी रीट्वीट किया। इतने में फोन की स्क्रीन चमकी और एक कॉल आई। कॉलर आईडी पर राजवीर सिंह दिखा। हे राजवीर, निशा, तूने सच में मल्होत्रा प्रोडक्शन साइन कर लिया। मुझसे एक बार भी चर्चा क्यों नहीं की? क्या तूने मेरी ईमेल देखी भी? फोन के दूसरी तरफ राजवीर गरज रहा था। तुम व्यस्त नहीं हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी इसका तुम्हारी ईमेल से क्या लेना देना है? राजवीर की आवाज सच में बहुत तेज थी। निशा ने कबीर की तरफ शर्माते हुए मुस्कान दिखाई, फिर अपना फोन लेकर ऊपर जाकर फोन का जवाब दिया। उसके पीछे करण ने ठुड्डी सहलाई और अपने भाई को अर्थपूर्ण नजर से देखा। भाई, लगता है किसी को तुमसे टक्कर लेनी है। आह बेचारा, उसी औरत के लिए तुमसे होड़ करनी पड़ रही है। अच्छा हुआ मुझे निशा की टाइप पसंद नहीं। स्कचका, प्रेमी प्रतिद्वंद्वी डरावने होते हैं। फोन के दूसरी तरफ राजवीर इतना गुस्से में था कि उसका गला लगभग घुट गया। तुमने अभी अपनी ईमेल नहीं देखी? माफ करना, भूल गई। क्या कोई जरूरी बात है? मैंने सोचा कोई मजाकिया वीडियो या कुछ और। राजवीर ने गहरी सांस ली और एक एक शब्द कहा। तुम अब तुरंत इसी पल अपनी ईमेल खोलो और देखो मैंने तुम्हें क्या भेजा है। फोन मत रखना, अभी खोलो। ठीक है, मैं अभी देखती हूं। निशा ने मजबूरन अपना कंप्यूटर खोला, ईमेल में लॉगिन किया, राजवीर द्वारा भेजी गई ईमेल ढूंढी और फिर अटैचमेंट डाउनलोड कर लिया। अटैचमेंट में एक छवि और एक ऑडियो फाइल थी। उसने पहले तस्वीर पर क्लिक किया जिसमें व्हाट्सएप चैट लॉग था। ओ मेरा प्यारा पोता, कितना प्यारा है। ओ मेरा बेटा, कितना हैंडसम है। बेटा, तुम्हारे और रेयांश के कपड़े किसने चुने? वो लड़की जो तुम्हें पसंद है। मुझे पता था तुम इस तरह के कपड़े नहीं चुनोगे। देखो कितने चटकीले और सुंदर रंग हैं। तुम्हारे उलट जो हमेशा काले सफेद भूरे पहनते हो, छोटू को भी सूखा सा दिखाते हो। इस घर को सच में एक औरत की जरूरत है। फोटो भी उसी ने खींची। बुरा नहीं है। वाह, मेरी भाभी कमाल की है। इतना रंग पहनने को और फोटो खिंचवाने को राजी कर लिया। मैंने पहले भी ऐसा ही एक सूट दिया था। तुमने तिरस्कार से देखा और मेरी पसंद पर उंगली उठाई थी। इस बातचीत में लोग साफ तौर पर कबीर, मल्होत्रा परिवार के दोनों बुजुर्ग और करण थे। देख रही हो? राजवीर ने जल्दी की। निशा ने जटिल भाव से सिर हिलाया, फिर ऑडियो पर क्लिक किया। कुछ सरसराहट की आवाजों के बाद अंदर से राजवीर की आवाज आई। मामा, निशा को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है? फिर कबीर की आवाज आई। मैं निशा से प्यार करता हूं। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि निशा के प्रति तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब और संदिग्ध है? राजवीर ने सवाल किया। कबीर का स्वर सुस्त लेकिन खतरनाक था। मुझे लगता है मैंने साफ कर दिया है, चूंकि तुम अब भी नहीं समझे। ये सुनते ही निशा का दिल धड़कने लगा, जैसे वो राजवीर की भावनाओं को महसूस कर सकती थी जब वो कबीर के जवाब का इंतजार कर रहा था। कबीर क्या कहेगा? 3 सेकंड एक युग की तरह लगे। फिर कबीर की आवाज ऑडियो में आई। उसने कहा, समझा? निशा असमंजस में थी। क्या हो रहा है? उसने क्या समझा? निशा ने सोचा कि उसने कुछ छोड़ दिया है और ऑडियो फिर से चलाने के लिए क्लिक किया। तभी फोन के दूसरी तरफ राजवीर की ठंडी आवाज आई। दोबारा सुनने की जरूरत नहीं। तुमने सही सुना। उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, लेकिन उन 3 शब्दों से पहले उसने मेरे सामने तुम्हें चूमा। क्या?
निशा का चेहरा जम गया। मुझे खुद ये कैसे पता नहीं, तुम उस रात नशे में थी, जिस रात क्रू ने मेरे स्वागत में दावत रखी थी। राजवीर ने याद दिलाया। निशा को आखिर याद आ गया। वो वही रात थी जब वो गलत कमरे में घुस गई थी और राकेश गुप्ता उसे छू रहा था। बाद में कबीर ने खुद उसे फिल्म क्रू के प्राइवेट रूम तक पहुंचाया और उसे शूटिंग के बाद साथ घर चलने को कहा। बाद में वो इतनी नशे में थी कि कबीर को देखते ही बेहोश हो गई और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। राजवीर उस समय उसके बगल में था और कबीर के साथ उसकी बातचीत उसी समय हुई होगी। निशा को देर तक कोई जवाब नहीं मिला। राजवीर, जो पहले ही उम्मीद खो चुका था, और भी निराश हो गया। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, है ना? मुझे पता है ये दोनों ठोस सबूत नहीं है। तुम स्क्रीनशॉट को कबीर का अपने माता पिता को खुश करने का तरीका समझ सकती हो, और रिकॉर्डिंग में मैंने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं पकड़ा। ये सब बेकार बातें हैं। बहुत देर चुप रहने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक सांस आई। राजवीर, चाहे मैं विश्वास करूं या ना करूं, इससे मल्होत्रा प्रोडक्शंस में हस्ताक्षर करने के मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। भले ही उसके मेरे प्रति कुछ भावनाएं हों, वो सार्वजनिक और निजी मामलों में भेद नहीं करेगा। अपने पद का इस्तेमाल मेरे साथ कुछ भी करने के लिए नहीं करेगा और निश्चित रूप से मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। निशा के ये शब्द कहते ही राजवीर जान गया कि अब सब खत्म हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि निशा का कबीर पर भरोसा इस स्तर तक पहुंच जाएगा। भले ही वो केवल कुछ महीनों से एक दूसरे को जानते थे। निशा ने कहना जारी रखा, शुक्रिया, मैं जानती हूं तुम मेरी फिक्र करते हो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे इस अंतिम लड़ाई की तैयारी पर ध्यान देना है। ये सब खत्म होने के बाद हम विस्तार से मिलेंगे। ये सब खत्म होने के बाद तुम कबीर के जाल में फंस चुकी होगी और कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं, वो पहले से ही गड्ढे के तल पर है। भले ही वो जानता हो वो क्या कर सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था, और मैं सिर्फ उसकी फिक्र नहीं कर रहा। कबीर की हरकतों को देखने का उसे क्या अधिकार है? वो खुद जो कर रहा है वो भी तो श्रेष्ठ नहीं है। राजवीर के दिल में शक्तिहीनता की गहरी भावना उमड़ आई। तुम व्यस्त हो, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। निशा ने फोन रख दिया, जैसे उसकी सारी ताकत अचानक निकल गई हो। वो कमजोर होकर अपने पीछे के बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका चेहरा खाली था। उसकी आंखें अपने सिर के ऊपर की छत पर बिना ध्यान केंद्रित किए देख रही थी। वो अब भी राजवीर के शब्दों से उबर नहीं पाई थी। उसने मेरे सामने तुम्हें चूमा, शायद इसलिए क्योंकि अभिनेताओं में कल्पना शक्ति और खाली जगह भरने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। वो उस दृश्य को लगभग पूरी तरह अपने दिमाग में फिर से बना सकती थी। उसका दिल तेज और तेज धड़क रहा था। निशा ने अपना फोन निकाला और जल्दी से कबीर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, बॉस, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट याद करनी है, इसलिए आज रात मेरे लिए खाना मत रखना। मैं बस कुछ फल खा लूंगी। कल रात बहुत ज्यादा मांस खा लिया। ये डाइट के लिए अच्छा है। लापरवाह बनने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे कुछ पता न चले, है ना? वो छुपाने में माहिर थी। फिर भी कबीर के सामने उसे अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। नीचे लिविंग रूम में कबीर ने निशा का अभी अभी भेजा व्हाट्सएप मैसेज देखा। फिर हल्की आंखें उठाकर निशा के कमरे की दिशा में एक अर्थपूर्ण नजर डाली। करण ने जल्दी से झांका, फिर निराश हो गया। सच में भाभी आज रात खाना नहीं बना रही? कितना निराशाजनक। मैं बहुत उदास हूं। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई का कंधा थपथपाया और गंभीरता से कहा, क्या राजवीर को बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है? इस बार लगता है उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। कबीर ने अपनी नजर हटा ली। उसका चेहरा हवा में लहराती झील की सतह की तरह शांत था। वो जानता था कि ये दिन कभी न कभी आएगा और वो इसका इंतजार कर रहा था। हालांकि ये अवधि पतली बर्फ पर चलने जैसी थी। वो बिना किसी बड़ी घटना के इसे पार कर गया था और ये अब उसके द्वारा कल्पना की जा सकने वाली सबसे अच्छी स्थिति थी। अब वो बस इंतजार कर सकता था। अपने भाई का चेहरा देखकर करण अपने लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। उसके भाई ने अपने पूरे जीवन में
जितना संयम और धैर्य दिखाया था, वो सब पिछले कुछ महीनों में खर्च कर दिया था। अगर कुछ गलत हो गया तो उसके साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता था। निशा से मिलने के बाद से वो बिल्कुल बदल गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो नया जन्म ले चुका है। मैं सच में नहीं चाहता कि वो अपने पुराने रूप में वापस जाए या उससे भी ज्यादा भयानक हो जाए। तय है, मैं कल मंदिर जाकर अपने भाई के लिए प्रार्थना करूंगा और काफी देर तक घुटनों के बल बैठूंगा। निशा, जिसने स्क्रिप्ट याद करने का वादा किया था, कम से कम 2 घंटे बिस्तर पर पड़ी रही। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था, कुछ नहीं सोच रहा था। जब वो किसी बहुत मुश्किल समस्या का सामना करती थी तो वो इस तरह से तनाव दूर करती थी। जब ये तरीका काम नहीं करता था तो उसे कुछ और कठोर तरीकों का सहारा लेना पड़ता था। हालांकि लंबे समय से उसे किसी चीज ने इतना परेशान नहीं किया था। दीवार घड़ी में लगभग 10 बजे देखकर निशा आखिरकार उठी और 1 घंटे में नंदिता सिंह द्वारा दी गई जानकारी याद कर ली। उसकी डायलॉग डिलीवरी मजबूत है, इसलिए ये चीजें याद करना उसके लिए काफी आसान था। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि छोटू पूरी रात उसे देखने नहीं आया था। कबीर ने जरूर रेयांश से कहा होगा कि वो व्यस्त है। जानकारी याद करने के बाद निशा रेयांश को देखने जाने लगी। जब निशा रेयांश के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने सोचा कि छोटू सो गया होगा, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसने दरवाजा हल्का सा खोला, उसने देखा कि बेड साइड लैंप की गर्म पीली रोशनी जल रही थी। छोटू हेडबोर्ड पर बैठा रूबिक क्यूब से खेलने में मग्न था, जबकि कबीर बिस्तर के किनारे पर बैठा था। उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी लाचारी थी। अब 10:53 बजे हैं और 6 मिनट में 11 बज जाएंगे। कबीर ने कहा, मतलब देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। छोटू ने ऐसे किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। रूबिक क्यूब को घुमाने में लगा रहा। उसने कुछ ही सेकंड में उसे बना लिया। हर सतह का रंग मैच कर गया। फिर उसने उसे बिगाड़ दिया और फिर से शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया बिना थके दोहराता रहा। कबीर ने बेडसाइड टेबल से निशा द्वारा खरीदी गई खरगोश और भेड़िए की तस्वीरों वाली रंगीन बच्चों की किताब उठाई और बिना भाव के पूछा, कौन सी सुननी है? छोटू ने आखिरकार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर में तिरस्कार था। कबीर ने अपनी नाक पकड़ी और द प्रिंस उठा ली। छोटू ने तिरस्कार किया। कबीर ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उठा ली। छोटू ने अब भी कोई रुचि नहीं दिखाई। कबीर ने आखिर में हार मान ली, अपनी घड़ी पर नजर डाली और उसका चेहरा काला पड़ने लगा। 11 बज चुके हैं। यह देखकर कि कबीर का गुस्सा भड़कने वाला था, निशा ने जल्दी से हल्की खांसी ली और दरवाजा खटखटाया। छोटू, अब तक नहीं सोए? बात खत्म होते ही बिस्तर पर पहाड़ की तरह स्थिर बैठा छोटू ने रूबिक क्यूब फेंक दिया और तूफान की तरह दौड़ता हुआ आया। उसने बहुत ही कुशलता से उसकी टांग पकड़ ली, अपना छोटा सिर ऊपर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा जैसे उनमें बिजली हो। निशा ने अपनी छाती पकड़ ली, ये बताते हुए कि उस पर जोरदार प्रहार हुआ है। निशा को आते देख कबीर ने राहत की सांस ली। काम खत्म? लगभग याद हो गया। निशा ने सिर हिलाया, छोटू को उठाया, बिस्तर पर बैठ गई और छोटू को कंबल ओढ़ा दिया। छोटू ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बेडसाइड टेबल से वही रंगीन परियों की कहानी वाली किताब उठा ली जिसे उसने पहले तिरस्कृत किया था, ये बताते हुए कि वो उसे पढ़ना चाहता है। कल रात जहां छोड़ा था वहां से पढ़ूं? निशा ने पूछा। छोटू ने अपने छोटे हाथों से कंबल का किनारा पकड़ लिया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ठीक है, आज हम विनम्र छोटा खरगोश पढ़ेंगे। निशा ने गला साफ किया और छोटू को कहानी सुनाने लगी। गर्मी की गर्मी आ गई है, पेड़ों पर पक्षी चहक रहे हैं। गर्मी है, गर्मी है। सुंदर छोटा खरगोश सुंदर फूलों वाली ड्रेस पहने गुनगुनाते हुए पुल पर उछल-उछल कर आया। वो दूसरी तरफ मशरूम लेने जाना चाहता था। जब निशा कहानी पढ़ रही थी, कबीर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा अपना माथा टिकाए और रात में लड़की की मीठी कोमल आवाज को चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसके बेटे को हर रात सोने के लिए
इतनी बचकानी सामग्री क्यों सुननी पड़ती थी? महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है, बल्कि ये है कि कौन पढ़ रहा है। 5 मिनट से भी कम समय में छोटू को नींद आने लगी। निशा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और छोटू जल्दी ही मीठी नींद में सो गया। मदद के लिए शुक्रिया, कबीर ने कहा। कोई बात नहीं, निशा ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। कबीर, क्या तुम जानते हो, मैं पहले बच्चों से बहुत नफरत करती थी। नफरत? निशा ने सिर हिलाया, लेकिन असली कारण नहीं बताया। वैसे भी मुझे बच्चे परेशान करने वाले लगते थे और जब मैं उन्हें देखती थी तो छुपना चाहती थी। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे रेयांश इतना प्यारा लगेगा। मैं समझा नहीं सकती कि ये कैसा एहसास है। मुझे हमेशा लगता है कि हमारे बीच कोई खास संबंध है। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। कबीर ने उसे गहरी नजरों से देखा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल वो चीजें हैं जिनका तुमने सामना नहीं किया है। निशा थोड़ी चौंकी और अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, शायद देर हो गई, मैं भी तैयार होकर सो जाऊंगी। बॉस, तुम भी आराम करो। कबीर ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसकी तरफ झुका। निशा चौंक गई और सहज रूप से पीछे हट गई। उसने देखा कि कबीर लगभग उसके चेहरे को छू रहा था, लेकिन वो बस उसके पास से गुजरा, उसके पीछे छोटू को चूमा और धीरे से कहा, शुभ रात्रि। देर रात निशा आधी सोई हुई थी। तभी उसने एक सपना देखा। सपने में कबीर उसके बिस्तर के किनारे पर बैठा था, उसके होठों को चूमा और कहा, शुभ रात्रि, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर से वही अजीब सपना, लेकिन भले ही सपना था, उसे इतना वास्तविक क्यों लगा? इधर जवाहर नगर, देर रात थी, लेकिन नंदिनी मेहता की अपार्टमेंट इमारत अब भी रोशन थी और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। रेखा सिंह और नंदिता सोफे के कोने में बैठे थे। दोनों एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब जब बात इस हद तक पहुंच गई है तो क्या हम फिर से उन पर गुस्सा निकाल सकते हैं? किसने सोचा था कि निशा, जिसे अभी अभी घर से निकाला गया था, इतनी जल्दी मल्होत्रा प्रोडक्शंस में साइन कर लेगी? अगर उसने किसी और कंपनी में साइन किया होता तो उसे संभालना आसान होता, लेकिन मेहता मीडिया उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहता था। इसलिए भले ही वो कंपनियां उसे साइन कर ले, वो निश्चित रूप से उसे सफल नहीं बना पाती। लेकिन ये मल्होत्रा प्रोडक्शंस है। मल्होत्रा प्रोडक्शंस के सामने मेहता मीडिया का प्रतिबंध सिर्फ कागज का टुकड़ा है। रेखा सिंह नंदिनी को सांत्वना देना चाहती थी कि निशा की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ मल्होत्रा प्रोडक्शंस भी स्थिति को पलट नहीं सकता, लेकिन वो वाकई ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिर इस बार कबीर मल्होत्रा ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने न केवल निशा को कम आंका, बल्कि उसे बेतहाशा कम आंका। कल सुबह 9 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए एक टाइम बम की तरह है, कुछ भी हो सकता है। मेहता मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुआ था और मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने इतना बड़ा कदम उठाया जिससे लोगों को शक हुआ कि यह पूर्व नियोजित था। यहां तक कि ऑनलाइन ट्रोल्स भी अब जनता की राय को पलट नहीं सकते। सब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं और अनुमान है कि शहर का सारा मीडिया वहां होगा। टूटे शीशे के ढेर के बीच नंदिनी फंसे हुए जानवर की तरह इधर उधर चक्कर लगा रही थी। मल्होत्रा प्रोडक्शंस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री वास्तव में क्या थी? क्या हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती? रेखा सिंह ने सिर हिलाया। हमने तरह तरह के तरीके आजमाए। लगता है कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस के कुछ ही वरिष्ठ अधिकारियों को निशा के मामले के बारे में पता है। किसी और ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुना है। उन सबको हमारी तरह ही करण के वेब पोस्ट से पता चला। वो कुछ भी पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है। नंदिता सिन्हा के बारे में क्या उसने निशा के वेब पोस्ट को रीट्वीट नहीं किया? यह साफ है कि वो निशा की मैनेजर है। वो सब कुछ जानती है। ये देखकर कि नंदिनी साफ तौर पर अपना संयम खो रही थी, रेखा सिंह ने लाचारी से कहा, जब नंदिता सिंह काव्या शर्मा को मैनेज कर रही थी, हम जमकर लड़ रहे थे और मैंने उनसे एक भूमिका भी छीन ली थी। अब हम उनसे कोई जानकारी कैसे ले सकते हैं? नंदिनी ने गुस्से में कहा, यह काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। क्या हम बस यहां बैठे सुबह होने का इंतजार करें?
रेखा सिंह सच में जवाब देना चाहती थी कि बैठे बैठे इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नंदिनी ने कॉफी टेबल पर रखी आधी बची शराब एक घूंट में पी ली। उसकी आंखों में बुरी चमक थी। वो गवार, भले ही वो सच में मल्होत्रा प्रोडक्शंस में आ गई तो क्या, भले ही उसे मल्होत्रा प्रोडक्शंस का समर्थन मिले तो क्या वो सोचती है कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस में आने से वो चैन से रह सकेगी? ये देखकर नंदिता ने जल्दी से चापलूसी करने का मौका लिया। हां नंदिनी दीदी, जब तक ये दाग बना रहेगा वो जीवन भर आपके सामने सिर नहीं उठा पाएगी। इसके अलावा इस बार उसके मल्होत्रा प्रोडक्शंस में आने के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है और भविष्य में उसमें खामियां निकालने के कई मौके होंगे। उसके जैसी कोई न कोई दिन मल्होत्रा प्रोडक्शंस को भी अपने साथ ले डूबेगी। अगली सुबह पर्ल होटल के बॉलरूम में सभी रिपोर्टर और मीडिया तैयार थे और बेसब्री से आज के मुख्य पात्र के आने का इंतजार कर रहे थे। मनोरंजन उद्योग में इतनी बड़ी खबर को काफी समय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी ताजा खबर आज सुर्खियां बटोर सकती है। साइट पर मौजूद रिपोर्टरों के अलावा इस घटना से जुड़े सभी लोग भी अपने टेलीविजन और कंप्यूटर के सामने लाइव प्रसारण देखने का इंतजार कर रहे थे। ठीक 9 बजे मल्होत्रा प्रोडक्शंस के लोग अपनी सीट लेने लगे। सबसे बीच में निशा थी, उसके बाएं नंदिता सिंह और दाएं वकील संजय वर्मा बैठे थे। दोनों तरफ पब्लिसिटी डायरेक्टर रोहित शर्मा और करण मल्होत्रा थे। ये लाइनअप अकेले ही साइट पर मौजूद रिपोर्टरों के फिल्म के अनगिनत रोल खर्च करने के लिए काफी था। हे भगवान, मेरी आंखें अंधी हो गई। निशा की मैनेजर नंदिता सिंह है। ये काव्या शर्मा के रिटायरमेंट की चुपचाप घोषणा है। मल्होत्रा प्रोडक्शंस का नंदिता सिंह को निशा की मैनेजर बनाने का क्या मतलब है? क्या वो उसे काव्या शर्मा का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? निशा के दाएं वाला आदमी इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या वो संजय वर्मा नहीं है जो कुछ समय पहले उस बड़े आर्थिक मामले के वकील थे और रोहित शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? रोहित शर्मा कौन होता है? जनरल मैनेजर करण मल्होत्रा यहां है। ठीक है, वाह, ये लाइनअप बिल्कुल अविश्वसनीय। एक बार में ही बिल्कुल मल्होत्रा प्रोडक्शंस के किसी भी सेलिब्रिटी को देखो, किसके पास इतनी भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले बोले करण, सबसे पहले मैं औपचारिक रूप से सबको हमारे मल्होत्रा प्रोडक्शंस परिवार के नए सदस्य निशा मेहता से परिचित कराना चाहता हूं। निशा खड़ी हुई, सभी मीडिया और कैमरों को प्रणाम किया और फिर बैठ गई। फोटोग्राफरों ने फोटो की एक श्रृंखला खींची। निशा ने आज काले रंग का सूट और पेशेवर मेकअप पहन रखा था, जो इस तरह के औपचारिक अवसर के लिए बहुत उपयुक्त था। करण ने जारी रखा, अगला कई नेटिजन्स के काव्या शर्मा से संबंधित सवालों के बारे में उनकी मैनेजर सुश्री नंदिता सिंह एक एक करके जवाब देंगी। पुराने समय में काव्या शर्मा से जुड़ी कोई भी बात सबका ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन अब यह किसी तरह ऐसा विषय बन गया है जिसे हर कोई जल्दी खत्म होते देखना चाहता है। अच्छी बात थी कि नंदिता सिंह की शैली हमेशा साफ और कुशल रही है। कुछ ही शब्दों में उसने संक्षेप में काव्या शर्मा की शादी और उसके भविष्य के काम की व्यवस्था की घोषणा की। सार यह था कि उसका भविष्य का काम परिवार पर केंद्रित होगा, जिससे सबकी इस धारणा की पुष्टि हुई कि निशा वास्तव में वो उत्तराधिकारी थी जिसे मल्होत्रा प्रोडक्शंस काव्या शर्मा के लिए तैयार कर रहा था। इस बिंदु पर एक बेसब्री रिपोर्टर ने दबाव डाला, हम बस ये जानना चाहते हैं कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने इतने भ्रष्ट चरित्र वाले कलाकार पर क्यों हस्ताक्षर किए, और इतना ही नहीं, वो उसे काव्या शर्मा की जगह भी देना चाहते हैं। क्या मल्होत्रा प्रोडक्शंस को डर नहीं है कि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी? अन्य रिपोर्टरों ने भी इसका समर्थन किया। उनकी अपनी प्रतिष्ठा खराब करना काफी बुरा है। ये एक बुरे सेब की तरह है जो पूरी टोकरी को खराब कर देता है। मुझे संदेह होने लगा है कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस के शीर्ष प्रबंधन पर कोई सामूहिक अभिशाप है। मैं देखना चाहूंगा कि क्या मल्होत्रा प्रोडक्शंस आज कुछ भी कर सकता है। करण ने वकील संजय के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया।
बाकी समय हमारे वकील संजय के लिए है। कृपया शांत रहें। वकील संजय, वो सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वकील की क्या जरूरत थी, और अब वो सब उत्सुकता से संजय वर्मा को देख रहे थे। संजय वर्मा ने अपने सामने लैपटॉप पर माउस क्लिक किया और फिर सबने कमरे के स्पीकर से एक आवाज सुनी, निशा नहीं, निशा ने मुझे रिश्वत नहीं दी, किसी और ने मुझे पैसे देकर तलवार से छेड़छाड़ करवाई, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे एक अनाम ईमेल मिला था जिसमें उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा करने को कहा और सीधे मेरे खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दिए। कहा कि काम पूरा होने के बाद और 1 लाख देंगे। आवाज बंद होने के बाद हवा में 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर पूरा हॉल हंगामे से गूंज उठा। करण की आंखें ठंडी हो गई। कृपया शांत रहें। रिपोर्टरों ने अपनी हैरानी दबाई और ध्यान से देखा। फिर संजय वर्मा के पीछे की बड़ी स्क्रीन जल उठी जिसमें 2 छवियां दिख रही थी। एक छवि से पता चला कि अनाम ईमेल का आईपी एड्रेस वास्तव में जवाहर नगर में नंदिनी मेहता का स्थान था, और दूसरी छवि से पता चला कि अनाम खाता नंदिनी की असिस्टेंट नंदिता ने हैक किया था। इस बिंदु पर दर्शकों से हैरानी की चीखें अब और नहीं दबाई जा सकती थी। हालांकि यही अंत नहीं था। फिर संजय वर्मा ने नंदिनी मेहता की चोट की जांच रिपोर्ट और डॉक्टर की निदान रिपोर्ट जारी की, जिससे साबित हुआ कि निशा ने उस समय बहुत जल्दी अपना हाथ हटा लिया था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ लगा, उसने तुरंत अपनी ताकत वापस ले ली। इसलिए नंदिनी की चोट केवल एक बहुत ही मामूली सतही चोट थी और वो उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती थी। हालांकि नंदिनी कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही और हर बार रिपोर्टरों के सामने आती, वो गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक रक्तहानि के कारण बहुत कमजोर होने का नाटक करती, जानबूझकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश करती। सबूत पेश करने के बाद संजय वर्मा ने एक वकील का पत्र दिखाया जिसमें कहा गया था कि वो औपचारिक रूप से नंदिनी मेहता पर निशा को फंसाने और बदनाम करने का मुकदमा कर रहे थे। करण के रहस्य बनाए रखने की प्रवृत्ति की तुलना में संजय वर्मा की कार्रवाइयां, जो सिर्फ 3 मिनट के भीतर हुई, अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल थी, और उन्होंने मौजूद सभी लोगों पर परमाणु बमों की एक श्रृंखला बरसा दी, जिससे वो पूरी तरह असमंजस में पड़ गए। पास खड़े रोहित शर्मा को अचानक एहसास हुआ कि उसे कुछ करने को नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी नाक छुई और कहा, ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर सत्र पर चलते हैं। क्या किसी के पास कोई सवाल है? पूछो। रिपोर्टर, वो क्या पूछें? प्लॉट ट्विस्ट इतना तेज था कि बवंडर जैसा था। वो नहीं जानते थे कि क्या पूछे। असल में उन्होंने शुरू से ही अंदाजा लगा लिया था कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस निशा का नाम साफ करने की योजना बना रहा होगा, और उन्होंने ये भी सोचा था कि सुधीर को निशा को फंसाने के लिए रिश्वत दी गई थी। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सुधीर को रिश्वत देने वाला वास्तव में नंदिनी मेहता था। ये सब पर्दे के पीछे नंदिनी मेहता द्वारा रचा गया था। क्या ये खुद को न्यायप्रिय बताने वाले पत्रकार और इतने सारे नेटिजन्स जो निशा की जमकर निंदा कर रहे थे, पूरे समय नंदिनी मेहता द्वारा धोखा दिए गए थे? उन्हें यह तथ्य स्वीकार करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अकाट्य सबूत उनके सामने थे और किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता था। काफी देर बाद भीड़ से एक हाथ डरते डरते उठा। रोहित शर्मा ने उसे पूछने का इशारा किया। हाथ उठाने वाले रिपोर्टर ने खड़े होकर संजय वर्मा की तरफ देखा। मैं इस वकील से पूछना चाहता हूं, आपने ये सबूत किन चैनलों से प्राप्त किए और क्या ये कानूनी था? आप इस सबूत की प्रामाणिकता कैसे साबित कर सकते हैं? संजय वर्मा, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, ने रिपोर्टर की तरफ देखा और कहा, मेरा यहां होना ही इसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए काफी है। ओह! रिपोर्टर निरुत्तर हो गया और खंडन नहीं कर सका। आखिर संजय वर्मा का अधिकार और विशेषज्ञता निर्विवाद है, इसलिए उसका सवाल वास्तव में कुछ हद तक आत्मा अपमानजनक था। इसके अलावा हमने जिन चैनलों से सबूत प्राप्त किए वो कानूनी थे, और पुलिस पहले से ही कुछ समय से इस मामले में चुपके से शामिल थी। संजय वर्मा ने ये बात अपना चेहरा बदले बिना कही
उसका चेहरा निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भरोसेमंद लग रहा था। सभी रिपोर्टरों ने सिर हिलाया। अब सबूतों की कानूनी वैधता और प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया। निशा, जो बगल में खड़ी थी, ने शर्मिंदगी से अपने बालों को साइड किया। वो सच में वकील संजय की प्रशंसा कर रही थी। ये सुनते हुए उसे खुद बहुत गिल्ट हो रहा था। कौन से कानूनी साधन? उसका इकबालिया बयान तो उत्पीड़न से प्राप्त हुआ था और सबूत कबीर ने गढ़े थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहली बार संजय वर्मा से मिलने पर ऐसा लगा था। अब उसे समझ में आ गया कि संजय वर्मा के काम करने का तरीका कबीर के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। एक ही प्रकार के पक्षी एक साथ झुंड बनाते हैं। फिर रिपोर्टर धीरे धीरे अपने सदमे से उबर गए और एक एक करके सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर, मैं करण सर से पूछना चाहता हूं, आप निशा की मदद करने में इतना समय और ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं? क्या ये सच है, जैसी अफवाह है, कि आपके और निशा के बीच कोई खास रिश्ता है? करण ने ठुड्डी सहलाई। सोचा कि बेशक उनके बीच खास रिश्ता है। निशा उसकी भाभी है। निशा के साथ मेरा रिश्ता एक शब्द में कहा जा सकता है, एक प्रतिभा की खोज करने वाला और एक उत्कृष्ट घोड़ा। जहां तक इतना समय और ऊर्जा लगाने की बात है, ये इसलिए क्योंकि मुझे लोगों को परखने की अपनी क्षमता पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वो इसके लायक है। मैं आज ये बात कह रहा हूं, तुम भविष्य में देखोगे कि ये मेरा अब तक का सबसे फायदेमंद सौदा है और मेहता मीडिया को निशा को खोने का हमेशा पछतावा रहेगा। करण का जवाब एकदम सही था, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये देखकर कि वो करण से कोई जानकारी नहीं निकाल सकते, रिपोर्टरों ने आखिरकार अपना ध्यान निशा की तरफ लगाया। हालांकि निशा आज की मुख्य पात्र थी, मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा और लगभग कभी ऐसा मौका नहीं आया जब उसे सामने आने की जरूरत पड़ी हो। रिपोर्टर, निशा, जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा और नंदिनी मेहता का आमतौर पर अच्छा रिश्ता है। उसने ऐसा करने का क्या मकसद है? क्या तुम दोनों के बीच कोई टकराव है? निशा, ये सवाल तुमने गलत व्यक्ति से पूछा है। रिपोर्टर, तुम्हारे अपार्टमेंट की इमारत के कुछ स्टाफ ने कहा कि तुम कई महीनों से वहां नहीं रह रही हो। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई स्पष्टीकरण है? निशा, नहीं, जहां चाहो वहां रहना मेरी आजादी है। रिपोर्टर, तो इस दौरान तुम कहां रह रही थी? क्या तुम हमें बता सकती हो? निशा, एक दोस्त के घर। रिपोर्टर, क्या राजवीर सिन्हा को पता था कि तुम मल्होत्रा प्रोडक्शंस में शामिल हो रही हो? मैंने सुना है कि सेट पर तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। क्या उसने इस मामले में तुम्हारी मदद की? निशा, पता था, बुरे नहीं थे। नहीं। रिपोर्टर, ये निशा बहुत चालाक है। उससे कोई जानकारी या गपशप निकालना लगभग असंभव है। रिपोर्टर के पास कोई चारा नहीं था। उसे अत्यधिक संवेदनशील सवाल छोड़ना पड़ा और दूसरा सवाल पूछा। इस अप्रत्याशित भाग्य और मल्होत्रा प्रोडक्शंस में शामिल होने पर तुम्हारे क्या विचार हैं? निशा, मैं मेहनत करना चाहती हूं, अपने बॉस के लिए ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूं, उनका एहसान चुकाना चाहती हूं और ये साबित करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे गलत नहीं आंका। रिपोर्टर ने स्वचालित रूप से बॉस को करण से जोड़ दिया, लेकिन केवल करण जानता था कि वो अपने भाई की बात कर रही थी। अस्कत्स्का, उसका भाई ये सुनकर बहुत खुश होगा। ठीक है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होता है। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो कृपया बाद में निजी साक्षात्कार का समय निर्धारित करें। अब से निशा से संबंधित सभी मामलों को उसकी मैनेजर सुश्री नंदिता सिन्हा संभालेंगी। रोहित शर्मा ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करने के लिए खड़े होकर कहा। सभी रिपोर्टरों के चेहरे पर अतृप्त संतोष के भाव थे। कल मेहता मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 3 घंटे चला, जिसमें निशा की निंदा की गई, जबकि मल्होत्रा प्रोडक्शंस की जूसी खबर घटाकर सिर्फ आधे घंटे की कर दी गई। उनके स्तर का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। जैसे ही रिपोर्टर जाने लगे, करण ने अचानक कहा, रुको, क्या हुआ? क्या कोई नई खबर सामने आई है? सभी रिपोर्टर रुक गए और मुड़ गए। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। करण ने अपनी सामान्य मिलनसार मुस्कान के साथ सभी को याद दिलाया, क्या तुम सब कुछ भूल गए? क्या भूल गए? रिपोर्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सभी हैरान थे।
करण अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। निशा को इतने दिनों से तुम सब ने गालियां दी हैं और अनगिनत झूठे आरोप लगाए हैं। क्या तुम्हारे पास इस बारे में कुछ कहने को नहीं है? ये ठीक नहीं है। ये सुनते ही रिपोर्टर शर्मिंदा हो गए और जल्दी से निशा से माफी मांगने लगे, जबकि मन ही मन नंदिनी से नफरत करने लगे। निशा, जो बगल में खड़ी थी, ने हैरानी से भौहें चढ़ाई। सोचा कि ये छोटी सी मछली जब गंभीर हो जाती है तो कितनी डरावनी हो सकती है। हालांकि जैसे ही वो बैकस्टेज लौटा, करण तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गया, उत्साह से उछलता हुआ। छोटी निशा, मेरी प्यारी छोटी निशा, आज दोपहर हम फ्री हैं। क्या आज रात घर पर खाना खा सकते हैं? मैं सब्जी लाऊंगा, धोऊंगा, बर्तन करूंगा, तुम्हें बस खाना बनाना है। निशा ने अपना पिछला विचार पूरी तरह वापस ले लिया और बस इस बेवकूफ को आसमान में लात मारना चाहती थी। क्या उसे एहसास है कि उसकी बातें कितनी आसानी से गलत समझी जा सकती हैं? रोहित शर्मा इतना चौंक गया कि उसे पता भी नहीं चला कि उसका कप पहले से ही भरा हुआ था और पानी जमीन पर गिर गया था। उसे आखिर समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़ा बॉस देर रात निशा के बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करता था। तो निशा और करण का रिश्ता ऐसा था। निशा ने मानसिक रूप से करण को 100 बार मुक्का मारा। उसकी जबरदस्ती की मुस्कान लगभग उसके चेहरे को जमा रही थी। करण, आज रात शायद संभव नहीं है। मेरी एक दोस्त से मुलाकात है और कुछ काम निपटाने हैं। कोई और दिन। खत्म करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से रोहित शर्मा, नंदिता सिंह और संजय वर्मा की तरफ मुड़ी और बोली, रोहित सर, नंदिता दीदी, संजय सर, कृपया समय मिले तो जरूर आइए। मैंने पहले बताया था कि मैं अच्छा खाना बनाती हूं और करण मुझसे एहसान चुकाने के लिए खाना बनाने के लिए बहुत परेशान कर रहा था। मैं उसे अकेले नहीं खिला सकती। आज सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बात खत्म करने के बाद उसने गहरा प्रणाम किया। निशा के सरल शब्दों ने पहले की सारी अस्पष्टता को मिटा दिया। नंदिता सिंह ने संतोष से सिर हिलाया। ये लड़की संकट प्रबंधन में अच्छी थी और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो सच में एक होनहार प्रतिभा थी। जहां तक करण के साथ उसके रिश्ते की बात है, ऐसा लगता है कि इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है, लेकिन ये साफ है कि उनके बीच कोई रोमांटिक तनाव नहीं है। वो शायद सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जवाहर नगर में नंदिनी मेहता की अपार्टमेंट इमारत में सिद्धार्थ खन्ना सुबह सुबह कुछ स्वास्थ्य पूरक लेकर उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बात करने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी पर समय देखा और फिर टीवी चालू कर दिया। स्क्रीन पर मल्होत्रा प्रोडक्शंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था और करण निशा के कंपनी में शामिल होने का परिचय दे रहा था। नंदिनी पूरी रात सोई नहीं थी और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे को छुपाने के लिए उसे पाउडर की कई परतें लगानी पड़ी। वो लाइव स्ट्रीम देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ आ जाएगा। वो अनुमान नहीं लगा सकती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन वो जानती थी कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ के साथ बिल्कुल नहीं देख सकती थी। नंदिनी ने सिद्धार्थ की बाह पकड़ ली और नखरे से बोली, सिद्धार्थ भैया, टीवी में इतना क्या दिलचस्प है? क्या ये मुझसे ज्यादा दिलचस्प है? चलो कुछ और करते हैं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थपथपाया। उसकी नजर अब भी टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। नंदिनी, शरारत मत करो। सिद्धार्थ भैया, क्या तुम सच में निशा के मामलों से इतने चिंतित हो? नंदिनी ने नाराजगी दिखाई। क्या तुम चिंतित नहीं हो? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि निशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेगी? नंदिनी चुप हो गई। बेशक मैं भी निशा की चिंता करती हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि तुम अपना सारा ध्यान उस पर लगाओ। ठीक है, बचकानी मत बनो और मेरे साथ चुपचाप बैठो। सिद्धार्थ का रवैया इस बार असामान्य रूप से सख्त था। नंदिनी ने दांत पीस लिए और बेचैनी से लाइव स्ट्रीम देखती रही। अभी टीवी पर नंदिता सिंह काव्या शर्मा की शादी और रिटायरमेंट की घोषणा कर रही थी। फिर एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और मल्होत्रा प्रोडक्शन से पूछा कि उन्होंने निशा पर क्यों हस्ताक्षर किए। नंदिनी का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, उन्हें हंगामा करने दो। अच्छा होगा अगर वो झगड़ा करें
और सब बिगड़ जाए। हालांकि ये एक भव्य अवसर था और भले ही रिपोर्टरों ने हंगामा किया, वो बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ शिकायतों के बाद और कुछ नहीं कहा गया, नंदिनी ने सावधानी से सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया पर नजर डाली, केवल ये पता लगाने के लिए कि सिद्धार्थ की नजर शुरू से अंत तक निशा पर टिकी थी। भले ही निशा ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला था, उसके दिल में संकट की एक मजबूत भावना पैदा हुई। तभी वकील ने माउस क्लिक किया और टेलीविजन से एक परिचित आवाज आई। ये सुधीर की आवाज है। नंदिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो खुद को आश्वस्त करती रही कि भले ही निशा को सुधीर का एक बालिया बयान मिल गया हो, ये सिर्फ उसका नाम साफ करने का एक तरीका होगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि वह थी जिसने ये किया था। हालांकि आगे जो हुआ, उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे चकनाचूर हो गई। नंदिनी के हाथ से रिमोट कंट्रोल गिर गया, उसका चेहरा बेरंग हो गया, बदसूरत रूप धारण कर लिया। उसने जिस सबसे बुरे परिणाम की कल्पना की थी, वो ये था कि निशा को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी के पास इतने महत्वपूर्ण सबूत होंगे जो उसके पिछले सभी कुकर्मों को पूरी तरह उजागर कर देंगे। क्या यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अनाम ईमेल भेजा था, वो उसे दोहरा धोखा देना चाहता था? पहले उससे 80 लाख रुपए ऐंठे और फिर सबूत मल्होत्रा प्रोडक्शंस को बेच दिए। टेलीविजन पर एक रिपोर्टर निशा से पूछ रहा था, जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा और नंदिनी मेहता का आमतौर पर अच्छा रिश्ता है। उसने ऐसा करने का क्या मकसद है? क्या तुम दोनों के बीच कोई टकराव है? डॉट। नंदिनी की उंगलियां कांप रही थी। उसने जल्दी से टीवी बंद कर दिया, रिमोट कंट्रोल दूर फेंक दिया और फिर सिद्धार्थ को कसकर गले लगा लिया। सिद्धार्थ भैया, मुझे समझाने दो। उसने सिद्धार्थ को गले लगाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ पूरी तरह कांप रहा था। उसकी कसकर बंद मुट्ठियां चटकने की आवाज कर रही थी और उसका आमतौर पर सौम्य और शांत चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने उसे कभी इतना डरावना नहीं देखा था। नंदिनी पर भारी डर छा गया। वो सिद्धार्थ को और भी कसकर गले लगा सकती थी और बेचैनी से समझाने लगी, सिद्धार्थ भैया, मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता नंदिता ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं बहुत दबाव में थी और मेरा मूड खराब था और मैंने उसे कुछ बार डांटा था कि उसने मन में गिल्ट रखा और मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहती थी? सिद्धार्थ ने उसे गले लगाने दिया, स्थिर रहा। उसके स्वर में कोई गर्माहट नहीं थी। अगर नंदिता केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो वो सुधीर को निशा को फंसाने के लिए क्यों कहती? इससे उसे क्या फायदा होता? नंदिनी के चेहरे का भाव एक पल के लिए जम गया। फिर उसने तुरंत कहा, वो निश्चित रूप से बचने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ रही है। वो हमेशा मेरे साथ रहती है और जानती है कि निशा निजी तौर पर मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उससे दुश्मनी रखती है। अगर वो निशा को फंसा रही है तो मुझे कुछ भी शक नहीं होगा, भले ही वो कारण मुश्किल से स्वीकार्य हो। तुम्हारी चोट के बारे में क्या? सिद्धार्थ ने पूछना जारी रखा। नंदिनी अब तक थोड़ी शांत हो गई थी और दुखी चेहरे के साथ समझाया, मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं ठीक हूं। ये मेरे माता पिता थे जो मेरी बहुत चिंता करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में रखा। सिद्धार्थ भैया, तुम जानते हो कि उस समय मैं सच में बहुत थक गई थी और मैं हर दिन बहुत बुरा महसूस करती थी। वो मेरे बारे में ऐसी बदनामी कैसे कर सकते हैं? सिद्धार्थ का चेहरा, जो लगभग सदमे से सुन्न हो गया था, धीरे धीरे गहरे दर्द में बदल गया। नंदिनी, क्या मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकता हूं? नंदिनी, जिसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था, ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें उस पर टिकी थी जैसे वो उसका एकमात्र उद्धार हो। सिद्धार्थ भैया, मुझ पर विश्वास करो, कृपया मुझ पर विश्वास करो। बाहर हर कोई शायद मेरी आलोचना कर रहा है और मुझ पर शक कर रहा है। अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे जुटाऊंगी। मैं दूसरों की गलतफहमियों और संदेहों को नजरअंदाज कर सकती हूं, लेकिन क्या तुम भी मुझे नहीं समझते? क्या तुम सोचते हो कि मैं निशा के साथ ऐसा कुछ करूंगी? सिद्धार्थ भैया,
कृपया कृपया भले ही तुम करो, मुझे मत छोड़ना। सिद्धार्थ बहुत देर तक स्तब्ध और अप्रतिक्रियाशील रहा। नंदिनी घबराकर उसे देखती रही। बहुत देर बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार गहरी सांस ली, फिर धीरे से उसका हाथ हटाया, लड़खड़ाते हुए उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। नंदिनी घबराकर उसके पीछे चली। सिद्धार्थ भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पीछे मत आओ, मुझे थोड़ा शांत होने दो। जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ ने दरवाजा पटक दिया। कमरे के अंदर नंदिनी, उसका चेहरा उदास, जैसे वो किसी आपदा से बच गई हो, जमीन पर गिर पड़ी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और रेखा सिन्हा का नंबर मिलाया। सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और व्यस्त सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के गाड़ी चलाने लगा। उसका दिमाग उस दृश्य से भरा हुआ था जब निशा नंदिनी के घाव को ढक रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी, केवल उसके द्वारा बेरमी से धक्का दिए जाने के लिए। ये दृश्य उसकी आंखों में था जब वो हॉस्पिटल में निशा के पिता और उनकी पत्नी के आरोपों का सामना कर रही थी। उसकी आंखों में उदासी और दुख था, फिर भी वो हठपूर्वक अपना सिर नहीं झुका रही थी। ये उसके द्वारा भेजे गए दुखदायी शब्दों और आरोपों से भरा था, एक एक शब्द। घटना के बाद उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के नंदिनी के बगल में खड़ा हो गया। उससे एक बार भी स्पष्टीकरण सुनने का इरादा नहीं किया। वो हमेशा कहता था कि ब्रेकअप के बाद भी वो उसके साथ छोटी बहन की तरह व्यवहार करेगा, उसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वो हर समय उसे चोट पहुंचाने वाली चीजें कर रहा था। नंदिनी के पास वो था, प्यार करने वाले माता पिता, एक कंपनी और फैंस थे, लेकिन उसकी पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, सबके अपमान सहे और गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की सारी पीड़ा सहन की। अंत में उसके लिए बोलने वाले ये पाखंडी आत्मघोषित देखभाल करने वाले नहीं थे, बल्कि पूर्ण अजनबी थे। कार की खिड़की के माध्यम से उसने शॉपिंग मॉल के बाहर एलईडी स्क्रीन पर देखा कि निशा गंभीरता से रिपोर्टरों के सवालों का जवाब दे रही थी, शब्द दर शब्द। मैं मेहनत करना चाहती हूं, अपने बॉस के लिए ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूं, उनका एहसान चुकाना चाहती हूं और ये साबित करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे गलत नहीं आंका। वो जानता था कि ये कोई आधिकारिक जवाब नहीं था, बल्कि वो था जो वो वास्तव में महसूस करती थी। ये उसका व्यक्तित्व था। अगर कोई उसके प्रति थोड़ा सा भी दयालु होता तो वो पूरे दिल से बदला देना चाहती थी। वो हमेशा सोचता था कि वो बदल गई है, लेकिन वास्तव में जो बदल गया था वो खुद था। उस दिन हॉस्पिटल की खिड़की से उसके अकेले जाने की छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस पतली असहाय आकृति के बारे में सोचकर उसका दिल टूट रहा है। रात में वीवीआई बार, ये बार बहुत बड़ा नहीं है और ये काफी एकांत जगह पर है, लेकिन ये बहुत स्टाइलिश है। ये मनोरंजन उद्योग के एक वरिष्ठ व्यक्ति के स्वामित्व में है, इसलिए ये उत्कृष्ट गोपनीयता प्रदान करता है और उद्योग के लोगों के आराम और मेलजोल के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। जब निशा प्राइवेट रूम में पहुंची तो राजवीर पहले से ही वहां था। सोफे पर टांगे फैलाए बैठा था। कॉफी टेबल पर पहले से ही कई खाली शराब की बोतलें रखी थी। निशा ने अपना मास्क और धूप का चश्मा उतार दिया। अरे अरे अरे, तुमने मेरा इंतजार किए बिना ही शराब पीना शुरू कर दिया? राजवीर ने तिरस्कार से कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शराब छोड़ रही हो? तो मैं अकेले ही पी लूंगा। निशा ने कंधे उचकाए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पीते रहो। क्या तुमने मेरे लिए कोई जूस मंगवाया? मंगवाया मेरा पैर। बार में जूस कहाँ मिलता है? राजवीर ने चिढ़कर उसे घूरा। इसलिए निशा ने वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजाई। एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए अंदर आया और पूछा, मैडम क्या चाहिए? निशा ने एक बड़ा नोट निकाला और उसकी जेब में डाल दिया, पलके झपकाते हुए। सुंदर युवक, क्या तुम मेरे लिए जूस की 2 बोतलें खरीद सकते हो? युवक एक पल के लिए रुका, उसके गाल हल्के लाल हो गए और फिर वो मुस्कुराया। आपकी सेवा करके खुशी हुई। पास खड़े राजवीर की आंखें लगभग फट गई। निशा, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? जो भी सुंदर लड़का दिखता है
उससे छेड़खानी करना बंद करो। निशा ने उसे लात मारी। जा भाड़ में, मैंने कहा छेड़खानी की। तुम्हारा दिमाग गंदा है, इसलिए तुम्हें सब कुछ गंदा दिखता है। राजवीर ने अपनी पैंट से धूल झाड़ी। बकवास बंद करो और सीधे बात पर आओ। तुमने शुरू किया। निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, फिर सोफे पर लेट गई। लंबी सांस ली। जो थकान वो पूरे दिन छुपा रही थी, वो अब और नहीं छुप सकती थी और उसकी भौहों के बीच से बहन निकली। उसे ऐसे देखकर राजवीर ने कुछ अजीबता से पूछा, तुम इतनी थकी क्यों हो? क्या आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुचारू नहीं रहा? सब कुछ किसी ने पूरी तरह संभाल लिया था। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं बहुत थक गई हूं, निशा ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो उछल कर खड़ी हो गई और उसे ध्यान से देखने लगी। मैं तुमसे पूछ रही हूं, उस दिन कबीर ने सच में मुझे चूमा? राजवीर ने अपने गिलास में शराब एक घूंट में पी ली। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आज रात से अपना सारा उपकरण जला दूंगा और फिर कभी गेम नहीं खेलूंगा। निशा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मानती हूं। ये काफी बड़ी कसम है। राजवीर आखिरकार चिल्ला उठा। साली, गिन ले मैंने कितनी बार तुझे याद दिलाया था, तू सुनती नहीं। क्यों नहीं मर जाती अपनी बेवकूफी से? हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं। तू कबीर को कितने दिनों से जानती है। तू उस पर विश्वास करती है, मुझ पर नहीं। राजवीर का दुखी चेहरा देखकर निशा ने सांस ली और कहा, असल में उसने मुझे ये पहली बार बताया था जब मैं कबीर से मिली थी। क्या कहा? राजवीर का चेहरा तन गया। निशा ने कंधे उचकाए। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पुफ, खांस खांस खांस। तुमने क्या कहा? राजवीर ने शराब पीते हुए लगभग दम घुट गया। जोर जोर से खांसने लगा। निशा ने उसकी पीठ जोर से थपथपाई। मैं तुमसे भी ज्यादा हैरान थी। और फिर? राजवीर ने बेसब्री से पूछा। बेशक, मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। ये तो बिल्कुल अतार्किक है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि चूंकि मैंने रेयांश को बचाया, इसलिए वो मुझसे शादी करके एहसान चुकाना चाहता है। साला, तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि मैंने रेयांश को बचाया और रेयांश ने मुझे बचाया, तो हम बराबर हैं। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। और फिर मैं जल्दी से भाग गई। राजवीर तुरंत खड़ा हो गया और प्राइवेट रूम में 10 से अधिक बार चक्कर लगाया। मैं सच में तुम्हारा गला घोंटना चाहता हूं। कबीर ने शुरू से ही तुम पर बुरी नजर रखी थी और उसने पहले ही सीधे कह दिया था। तुम उससे दूर क्यों नहीं रहती? निशा ने भौहें चढ़ाई। प्लीज, रेयांश के चेहरे पर ना कैसे कह सकते हो? इसके अलावा मैंने हमेशा सोचा कि कबीर ने रेयांश की वजह से मुझसे शादी करने को कहा था। ठीक है, मैंने बाद में मना कर दिया और उसने मुझे मजबूर नहीं किया, तो मैं और क्या कर सकती थी? रेयांश की वजह से क्या मतलब? ये बिल्कुल पाखंड है और तुम पूरी तरह सुअर हो। राजवीर ने आखिरकार अपनी उत्तेजना रोकी और उसे घूरते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूं, सामान्य परिस्थितियों में जब कोई नायक किसी नायिका को मुसीबत से बचाता है, अगर नायिका को नायक में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वो निश्चित रूप से कहेगी, शुक्रिया नायक, मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। अब यहां सवाल यह है, अगर नायिका को नायक में दिलचस्पी है तो वो क्या कहेगी? निशा, मुझे जवाब दो। निशा ने ठुड्डी सहलाई। क्या नायिका कहेगी, ये नारी खुद को भेंट करने को तैयार है? तो अब तुम समझ गई कि खुद को भेंट करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैंने तुम पर नजर रखी है, मैं तुम्हें दिलचस्पी रखता हूं। राजवीर ने उसके कान में चिल्लाते हुए कहा। निशा ने अपने सुन्न कान रगड़े। ये बहुत समझ में आता है राजवीर, ये परम सत्य है। निशा ने अपनी पीठ थपथपाई, खड़ी हुई, फिर राजवीर का कंधा पकड़कर उसे शांत किया और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने आराम से कहा, ठीक है, चूंकि तुमने मुझसे पूछा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछती हूं। राजवीर ने सतर्कता से उसकी तरफ देखा। क्या पूछना है? मैं तुमसे पूछती हूं, अगर तुम एक कमरे में जाओ और देखो कि तुम जिसे पसंद करते हो वो नशीली दवा के प्रभाव में है, पारदर्शी नाइट गाउन पहने हैं,
लाल फूलों की पंखुड़ियों से सजे राजा के बिस्तर पर लेटी है, तो तुम क्या करोगे? मैं रिकमेंडेशन वोट्स की भीख मांग रहा हूं। मेरे प्यारों। राजवीर 3 सेकंड के लिए सन्न रह गया, फिर उसके कान जलने लगे। उसने उसे धक्का दिया और कहा, निशा, तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है। जा, पवित्र बनने का नाटक मत करो। सीधा जवाब दो, वो सवाल क्यों पूछ रही हो? राजवीर की नजरें इधर उधर भाग रही थी। वो ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि निशा के शब्द बहुत सजीव थे, और उसने तुरंत उसकी कल्पना कर ली थी। पहले जवाब दो, निशा ने जल्दी की। राजवीर बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार हकलाते हुए बोला, बेशक, बेशक मैं उस पर झपट पड़ता। कौन सा आदमी नहीं झपटता? या फिर वो आदमी उस औरत को पसंद नहीं करता? अपेक्षित उत्तर सुनकर निशा ने उसे अधखुली मुस्कान से देखा। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं गलत हूं? राजवीर उसकी नजरों से बेचैन हो गया। बिल्कुल सही हो। अब तुम आखिर बता सकती हो कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा, है ना? निशा ने ठुड्डी हथेली पर रखी। उसका चेहरा थोड़ा सुन्न था और पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस स्थिति का सामना करने पर कबीर क्या करता है? राजवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। कबीर को इस स्थिति का सामना करना पड़ा? तुम्हारा क्या मतलब है? निशा ने संक्षेप में कारण और प्रभाव समझाया और फिर कहा, डॉट बाद में राकेश गुप्ता ने मुझे बांधकर कबीर के बिस्तर पर भेज दिया। कबीर? कबीर ने क्या किया? राजवीर की आवाज घबराहट से कांप रही थी। उसने कुछ नहीं किया। निशा ने उस रात को याद किया। उसने मुझे सांत्वना दी और मुझे डरने न कहा, और मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझसे बात की। उसने मुझे परेशान करने के लिए कुछ नहीं किया। वो बस चुपचाप मेरे साथ रहा, मेरी जिंदगी की सबसे लाचार और मुश्किल रात में। ये सुनने के बाद राजवीर ने अपना होंठ कसकर दबाया। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। निशा ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन सी संभावना सोचते हो कि कबीर किस श्रेणी में आता है? क्या वो आदमी नहीं है, या वो मुझे पसंद नहीं करता? राजवीर ने अपनी मुट्ठियां कस ली। मुझे यकीन है वो तुम्हें पसंद करता है, और हैरानी की बात यह थी कि कबीर की हरकतें उसे अपुरुष नहीं लगी। इसके विपरीत वो उसे बहुत पुरुषोचित लगा। अगर वो होता तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता। निशा ने सिर हिलाया। मुझे पहले यकीन नहीं था, और मैं यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद करता है। तो एक तीसरी संभावना है। राजवीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? ये इसलिए नहीं कि मैं बेवकूफ हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका स्तर बहुत ऊंचा है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि मैं उससे प्यार कर बैठूं, और मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। निशा के कहने के बाद उसकी धुंधली भौहों में एक प्रकार की लाचारी थी। राजवीर की आवाज कांप रही थी। वो मुश्किल से एक पूरा वाक्य बोल पाया। तुम उससे प्यार कर बैठी? निशा मुस्कुराई। हालांकि मैं मानना नहीं चाहती और इतने दिनों से टाल रही थी। ये सच है। राजवीर ने अपनी मुट्ठी कॉफी टेबल पर पटक दी। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से भरी हुई थी। निशा, तुम उसके बारे में कितना जानती हो? तुम उसके बारे में क्या जानती हो? तुमने सिर्फ वो पहलू देखा है जो वो तुम्हारे सामने रखता है। क्या तुम सच में सोचती हो कि कबीर उतना ही नरम और सज्जन है जितना दिखता है? क्या तुम जानती हो कि कियारा कहीं अनजान जगह पर मर गई? क्या तुम जानती हो कि उस मोटे स्वर राकेश गुप्ता का क्या हुआ? क्या तुम जानती हो कि उसने सिर्फ एक किसिंग सीन को रोकने के लिए, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए हवाई जहाज तैनात किए थे? यहां तक कि मेरे परिवार में अचानक जो दुर्घटना हुई, वो सब उसी की करतूत थी। निशा बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन राजवीर, उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। अगर मैं उन चीजों के कारण उससे डरने लगूं, उससे दूर भागूं या उससे घृणा करूं, तो ये उसके साथ अन्याय होगा। मुझे बेवकूफ या बेहुदा कहो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूं कि वो मेरे साथ अच्छा है, बहुत अच्छा है। उससे बेहतर किसी ने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। क्या निशा का एकालाप अविश्वसनीय रूप से मार्मिक नहीं है? ये लगभग रुला देता है। राजवीर उदास लग रहा था और मुश्किल से कर्कश आवाज में पूछा, तुम उसके साथ रहना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? निशा ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा।
मुझमें इतनी समझ है। राजवीर ने भौहें सिकोड़ी। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम में कुछ गलत है। मैं बस ये कह रहा हूं कि कबीर बहुत चालाक और खतरनाक है और मल्होत्रा परिवार का माहौल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। भाई, तुम्हारी दयालुता के लिए शुक्रिया। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। निशा ने उसे रोका। उसका चेहरा पूरी तरह सामान्य हो गया था। चिंता मत करो। भावुक होने का मतलब अपना दिमाग खोना नहीं है। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं और मुझे क्या करना चाहिए। राजवीर को उसकी बातों से कोई खुशी नहीं हुई। इसके विपरीत उसे अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई, जैसे उसके अंदर गीला स्पंज भरा हो। तुम्हें क्या कमी है? तुम मेहनती और महत्वाकांक्षी हो। तुम लापरवाह और बेपरवाह लग सकती हो, लेकिन असल में तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट एहसास है। तुम सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त चीज की हकदार हो। निशा एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर हैरानी से देखा। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। सुनहरे बालों वाले, तुम्हारी नजर में मैं इतनी बड़ी हस्ती हूं? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? राजवीर की पीठ तुरंत अकड़ गई। जा। हा हा हा। निशा थोड़ी देर हंसती रही, अपना पेट पकड़कर। फिर उसे थोड़ी धुंधली नजरों से देखा। राजवीर, तुमने पहले जो कहा था उसे उधार लेते हुए, तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुमने सिर्फ वो पहलू देखा है जो मैंने तुम्हें दिखाया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पूरी तरह वैसी ही हूं जैसी मैं दिखती हूं? जिस पल निशा ने उसकी तरफ देखा, राजवीर को लगभग लगा कि उसने उसे देख लिया है, कि उसके शब्द उसके लिए थे, उसे छोड़ देने की याद दिलाने के लिए। मल्होत्रा विला। कबीर लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था, ध्यान से एक जर्मन किताब पलट रहा था। दूसरी ओर करण ऐसे था जैसे उसके नितंबों में सुई चुभ गई हो। बिना एक पल रुके पूरी रात घर में इधर उधर भटक रहा था। भाई, निशा आज रात राजवीर से मिलने गई है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उन्होंने क्या बात की? मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कबीर ने बिना सिर उठाए एक पन्ना पलट दिया। अरे भाई, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बहुत पुराने जमाने के हो। मैंने कहा था किसी को चुपके से निगरानी उपकरण लगाने को, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैं बस घर पर बैठकर चिंता कर सकता हूं। करण ने शिकायत की। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो अकेला था जो चिंतित था। आखिरकार कबीर, जिसका धैर्य बहुत अच्छा था, भी उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सका। चुप रहो, वरना वापस चलो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो निशा के वापस आने का इंतजार कर रहा है ताकि उससे जानकारी ले सके, वरना वो आज रात कैसे सोएगा? लगभग 11 बज रहे हैं। दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए? करण बेचैनी से अपना सिर खुजला रहा था। तभी उसका फोन बजा। ये एक अज्ञात नंबर था। इतनी रात को मुझे कौन फोन कर रहा है? करण ने अपना फोन उठाया और आंगन में जाकर जवाब दिया। 10 मिनट बाद करण मानो एड्रेनालाइन से भरकर अंदर दौड़ा। ये तो सोते समय तकिया मिलने जैसा है। भाई, अंदाजा लगाओ मुझे अभी क्या पता चला? ये निशा और राजवीर के प्राइवेट रूम की चुपके से की गई रिकॉर्डिंग है। मैंने खुद नहीं किया था। ये एक गॉसिप कंपनी के एक बेवकूफ छोटे कुत्ते ने चुपके से रिकॉर्ड की थी। अच्छी बात है कि उनका बॉस समझदार था और उसे मिलते ही रोक दिया। वो मेरे पास माफी मांगने और मेरा एहसान लेने भी आया। कबीर ने यह सुनकर पलक भी नहीं झपकाई और उसके पतले होठों से 3 ठंडे शब्द निकले। नष्ट करो। करण पर तुरंत ठंडे पानी की बौछार पड़ गई। क्या? भगवान भी तुम्हारे पक्ष में है। तुम सुन क्यों नहीं रहे? कबीर का चेहरा और ठंडा हो गया। क्या मुझे दोबारा कहने की जरूरत है? ये देखकर कि उसका बड़ा भाई सच में गुस्से में था, करण ने जल्दी से मुर्गी दाना चुगने की तरह बार बार सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, मैं नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आह, अपने भाई के बारे में मैं क्या कहूं? निशा के साथ होने के अलावा वो बहुत सैद्धांतिक और अडिग है। हालांकि वो अलग था। उसने मौखिक रूप से सहमति दे दी, लेकिन उसका वास्तव में नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मैं इसे चुपके से रख लूंगा, किसी दिन काम आएगा। करण सांस ले ही रहा था
कि अचानक एक छोटी परछाई सीढ़ियों से हवा की तरह नीचे दौड़ी और बाहर भाग गई। निशा वापस आ गई। करण जल्दी से रेयांश के पीछे बाहर चला गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निशा वास्तव में वापस आ गई थी, राजवीर की गाड़ी में सवार होकर। उनके चेहरे से देखते हुए कुछ भी असामान्य नहीं था। राजवीर ने काफी शराब पी रखी थी, जबकि निशा ने बहुत कम पी थी। निशा गाड़ी से उतरी, अपने प्यारे बच्चे को उठाया जो उससे मिलने के लिए दौड़ा था, और लाचारी और दर्द से देखते हुए बोली, मेरा बच्चा, पहले ही 11 बज चुके हैं। तुम अब तक इतनी देर से क्यों जाग रहे हो? क्या हमने सहमति नहीं ली थी कि मेरा इंतजार नहीं करोगे? रेयांश ने निशा की बाहों को पकड़ रखा था, उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, और निशा के पीछे राजवीर को घूर रहा था। उसका छोटा सा चेहरा सतर्कता और अस्वीकृति से भरा था। राजवीर के होंठ फड़के। ये बहुत बेईमानी थी। कबीर धोखा दे रहा था। धोखा। करण ने तुरंत राजवीर के विचारों को देख लिया, उसके पास गया और सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखा। शोक व्यक्त करता हूं। तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम्हारा बेटा नहीं है। राजवीर का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? करण उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, नाटक करना बंद करो। तुम निशा को पसंद करते हो, है ना? राजवीर के चेहरे पर घबराहट दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से सीधा होकर कहा, मामा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं? करण ने ठुड्डी सहलाई, जिज्ञासा से देखा। कितना अजीब है, कितना सच में अजीब है। इन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ? राजवीर साफ पसंद करता है, फिर भी वो अब तक मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही निशा रेयांश को घर में ले जाने वाली थी, अचानक उसके बैग में फोन बजा। उसने लापरवाही से फोन उठाया। हेलो, कौन? नमस्ते, क्या ये सुश्री निशा मेहता है? आपके बॉयफ्रेंड की कार दुर्घटना हो गई है और उसका हमारे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कृपया तुरंत आए। निशा पूरी तरह असमंजस में थी। है मेरा बॉयफ्रेंड? बात खत्म होते ही करण, राजवीर, कबीर और यहां तक कि रेयांश, सबकी नजरें निशा पर टिक गई। निशा ने शर्मिंदगी से खांसी ली। खांस, क्या आपको यकीन है कि आपको गलत नंबर नहीं मिला? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मरीज ने बेहोश होने से पहले आपका नंबर छोड़ा था, इसलिए आप बेहतर होगा कि अभी आ जाए। हमारे हॉस्पिटल का पता है। फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने इतना कहकर फोन रख दिया। निशा फोन लिए वही खड़ी रही, पूरी तरह असमंजस में। साला, ये कौन है? राजवीर गाड़ी से लगकर खड़ा था, गुनगुनाया और उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। क्या ये तुम्हारे पुराने प्रेमियों में से एक है? कार दुर्घटना में लगभग मर ही गया, फिर भी उसने तुम्हारा नंबर छोड़ा। कितना समर्पित है। निशा ने उसे लात मारी। ताने मारना बंद करो। छोटी निशा, क्या तुम जाना चाहते हो? करण की आंखें चमक उठीं। हालांकि ये एक सवाल था, उसके चेहरे पर लिखा था, जाओ जाओ जाओ। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।